हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक और शानदार क्लास में। दोस्तों ये क्लास आईटीआई एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों इस क्लास में हम आईटीआई के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन को देखेंगे। और दोस्तों ये क्लास आईटीआई के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो क्वेश्चन है वो आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए हैं। जो भी स्टूडेंट किसी भी ट्रेड से हों, अगर वो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आईटीआई का, तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी ट्रेड हो, चाहे जो जिस ट्रेड से आप रिलेट करते हो, कोपा हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मशीनिस्ट हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, कोई भी ट्रेड हो, अगर आप उस ट्रेड से आप इस बार फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आईटीआई का, तो दोस्तों ये एम्प्लॉयबिलिटी की क्लास आप लोगों के लिए है। तो दोस्तों इस क्लास को आखिरी तक वॉच करिएगा। और क्लास कैसी लगी आपको ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अगर आप नए हैं दोस्तों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको इस चैनल के द्वारा सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और प्रिपरेशन भी कराई जाती है। तो ये चैनल दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि नैतिकता का अर्थ है। तो दोस्तों नैतिकता का अर्थ क्या होता है बताइए। तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। एक शहर का नाम, रोजगार, कौशल, समाज से संबंधित नहीं है। तो बात करें दोस्तों नैतिकता का जो अर्थ होता है, नैतिकता का अर्थ होता है तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि आपको पता है नैतिकता दोस्तों हमारा जो आचरण होता है, एक तरह से हमारी नैतिकता, हमारे कर्तव्य जो होते हैं वही होते हैं। वही कह रहा है कि तय करें कि मानव का के आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। बाकी अन्य क्वेश्चन को देखें तो एक शहर का नाम, तो दोस्तों नैतिकता एक शहर का नाम नहीं है। बेसिकली यहाँ पर जो दिया गया है शहर का नाम, तो और भी कुछ हो सकता है। तो नैतिकता का संबंध एक जैसे कहा गया है कि हमारे आचरण, हमारे कर्तव्यों से है। रोजगार कौशल, तो नैतिकता कोई रोजगार कौशल नहीं देती है, समाज से संबंधित नहीं है। बाकी बात करें दोस्तों नैतिकता आपकी एक समाज से संबंधित जो है पहलू है। क्योंकि आपके समाज में नैतिकता नहीं होगी तो आपका समाज एक अच्छा स्वच्छ समाज नहीं कहलाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मान क्या है। आपको बताना है मान क्या है। तो समय निष्ठ नहीं है, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है, बहुत कीमती, सभी मूल्य का समान है। तो दोस्तों जो मान होता है, मान कह लीजिए एक तरह से आप कह लीजिए ऑनर, मतलब सम्मान या मान, ऑनर कहते नहीं है, आप उस तरह से समझिए। तो मान हमारा जो होता है दोस्तों हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। अगर दोस्तों हमें कहीं पर मान सम्मान मिलता है तो वो हमारे कार्य और दृष्टिकोण को जो है एक तरह से प्रेरित करता है कि हम उस चीज़ को और अच्छे से कर पाएँ। बाकी समयनिष्ठ नहीं, इससे कोई संबंध नहीं है। बहुत कीमती है, ये भी बिल्कुल कोई इसका मतलब नहीं है। सभी मूल्यों का समान है, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मान है हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आप लोग का कि संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। तो बताइए डैश डैश संविधान, बताना है आपको दोस्तों डैश डैश संविधान के उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में संक्षिप्त विवरण है। तो बताइए पाठ्यक्रम है, मापांक है, प्रस्तावना है, इकाई है। तो बात करें दोस्तों जो संविधान के उद्देश्य के और सिद्धांत के बारे में संक्षिप्त विवरण है जहाँ मिलता है आपको, वो होती है दोस्तों आपकी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना जो है वो संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। क्योंकि दोस्तों आपके प्रस्तावना में ही संक्षिप्त रूप से सारी चीज़ें लिख दी गई हैं। जैसे आप एक दो होता नहीं है, आप कोई भी किताब खरीदिए, किताब के स्टार्टिंग में जो प्रस्तावना लिखी रहती है उसमें ही उस बुक के बारे में क्या है मेन उसको लिख देते हैं थोड़े 2-3 पेज में। तो वही मतलब 400-500 पेज की बुक का 2-2.5 पेज में जो लिख देते हैं वही उसी तरह से आपका प्रस्तावना भी है जो है संविधान की। तो जो प्रस्तावना में सारी चीज़ें संविधान के बारे में संक्षिप्त में लिख दी गई हैं। बाकी पाठ्यक्रम, मापांक और इकाई से कोई संबंध नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अनुचित पद को पहचानिए। तो इसमें से जो गलत पद है उसको पहचानना है। हरित प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो दोस्तों आपको पढ़ने से ही लग रहा है जो अनुचित पद है वो आपका हरित प्रदूषण है। क्योंकि दोस्तों इस प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो आपका इनमें से जो अनुचित पद है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरित प्रदूषण। बाकी बात करें जल प्रदूषण आपका होता है जो गंदगियाँ आपके नदियों और वहाँ पर फैलाई जा रही हैं, समुद्र के किनारे जो है गंदे गंदे लोग जाकर बीच पे फेंक रहे हैं कूड़ा करकट, तो जल प्रदूषण उससे हो रहा है। वायु प्रदूषण हो रहा है, जो गाड़ियाँ मोटर वाहन चल रहे हैं उनके धुएँ हो रहे हैं,
बड़ी बड़ी चिमनियों के धुएं हो रहे हैं, फैक्ट्रियों के धुएं हो रहे हैं। और दोस्तों जल प्रदूषण के लिए फैक्ट्रियों का गंदा पानी भी जो जाता है नदियों में, नालों से, वो भी होता है। तो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण है दोस्तों, आपका जो हॉर्न बज रहे हैं, आवाज़ हो रही है, ये सब ध्वनि प्रदूषण है। लेकिन हरित प्रदूषण नाम का कोई पद नहीं है, तो इसलिए आपका राइट आंसर जो है हरित प्रदूषण होगा कि यही अनुचित पद है, बाकी तीनों तो सही हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश डैश मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। तो बताइए मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन क्या होता है दोस्तों? हरित क्रांति, औद्योगिक क्रांति, जल क्रांति, खाद्य क्रांति। तो बात करें दोस्तों, जो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि मैन्युफैक्चरिंग में जो परिवर्तन होते हैं वो आपके उद्योग क्रांति से होते हैं। तो जब आपकी उद्योग क्रांति होगी तो आपके मैन्युफैक्चरिंग में क्या होंगे? परिवर्तन होंगे। बात करें दोस्तों आपके हरित क्रांति की, तो ये जो आपके फसलों के उत्पादन में अगर वृद्धि होती है तो वो आपके हरित क्रांति में आती है। जल क्रांति आपके जो है समुद्र में है जल क्रांति, जैसे कह लीजिए कि आपका दोस्तों जल में जलीय जीव हैं तो उनमें जो है परिवर्तन जो होता है तो जल क्रांति में आता है। खाद्य क्रांति दोस्तों ऐसे एक प्रकार समझिए खाने संबंधित है, लेकिन आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से पूछा गया है तो आपका उद्योग क्रांति होगा, क्योंकि उद्योग क्रांति से ही मैन्युफैक्चरिंग में परिवर्तन होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आप लोग का कि पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? बताइए पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, 21वीं सदी में? तो बात करें दोस्तों जो पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी उसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो हुई थी हमारे लोगों की 18वीं सदी में। कब हुई थी? 18वीं सदी में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18वीं सदी में। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी दोस्तों पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत? 18वीं सदी में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आप लोग का कि कठिन कौशल डैश डैश है। तो बताइए कठिन कौशल क्या है? तो आपको बताना है दोस्तों कठिन कौशल क्या है? त्वरित शिक्षार्थी, समय प्रबंधन, 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग, मौखिक अंग्रेजी। तो बात करें दोस्तों जो कठिन कौशल होता है, बाकी त्वरित शिक्षार्थी भी सही है, समय प्रबंधन भी, इसका कोई मतलब नहीं, मौखिक अंग्रेजी से भी कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। आपका बात करें जो दोस्तों कठिन कौशल होता है आपका 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग। आप खुद ही सोचिए कि 60 वर्ड आपको 1 मिनट में टाइपिंग करनी है, यहाँ पे लोग की 30 नहीं पहुँच पाती है। तो आपका कठिन कौशल क्या है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कठिन कौशल जो है 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अपने आप को विकसित करने के लिए आपको डैश डैश आपको चाहिए डैश डैश। तो अपने आप को विकसित करने के लिए क्या चाहिए? अपने कार्यालय को जाने, खुद को जाने, अपने संस्थान को जाने, अपने देश को जाने। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा है कि अपने आप को विकसित करने के लिए क्या आपको क्या चाहिए? तो अपने आप को विकसित करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें खुद को जानना होगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, तो उसी हिसाब से हमको खुद पर कार्य करना होगा। तो इसलिए दोस्तों अपने आप को विकसित करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप खुद को जाने। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? समय प्रबंधन डैश डैश। तो समय प्रबंधन क्या है बताइए दोस्तों? अपना कार्य स्वयं पूरा करें, प्रबंधन समय, कठिन कौशल, समस्या को सुलझाना। तो बात करें दोस्तों आपका जो समय प्रबंधन है दोस्तों वो आपका है दोस्तों कि एक प्रकार से समय प्रबंधन जो होता है दोस्तों आपका कह लीजिए तो वो आपके जो है कार्य से संबंधित होता है, जो समय प्रबंधन होता है दोस्तों आपका। तो इसलिए दोस्तों समय प्रबंधन का जो राइट आंसर होगा आप लोग देखिए इन चारों में से क्या होगा, आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करिए दोस्तों। तो बात करें दोस्तों इसके राइट आंसर की, तो चलिए हम बताते हैं आप लोग को। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपना कार्य समय पर पूरा करें। तो जो समय प्रबंधन का मुख्य अर्थ होता है, उद्देश्य होता है दोस्तों, वो होता है अपना कार्य समय पर पूरा करें, यही समय प्रबंधन है। समय प्रबंधन का मतलब ही यही है कि आप कोई कार्य 1 घंटे का है तो उसको ऐसे समय का निर्धारित करिए कि उस कार्य को 1 घंटे में ही खत्म करिए। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, समय प्रबंधन का मतलब है अपना कार्य समय पर पूरा करिए। तो दोस्तों ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि दोस्तों कि आपको क्या एम्प्लॉयबिलिटी के और क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा है, आज से शुरू होगा। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि हाँ सर मुझे अभी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन चाहिए और भी क्लास आप कराइए, तभी दोस्तों मैं कंटिन्यू क्लास करूँगा आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। तो अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर और क्लास कराइए। तो ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपना एग्जाम जिन लोग का आ जाइए बेहतरीन ढंग से दीजिए। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे दोस्तों तो मिलेंगे नेक्स्ट एम्प्लॉयबिलिटी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।